नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षाओं में हम अध्ययन कर रहे थे संधि प्रकरण का, और संधि प्रकरण में हम पढ़ चुके हैं द्वित्व संधि। द्वित्व संधि के क्या नियम हैं, कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए थे, और द्वित्व संधि में अपवाद किस प्रकार पूछे जा रहे हैं ये मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। और मैंने कहा था अगली कक्षा में शुरू करने वाले हैं गुण संधि। तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं गुण संधि को लेकर के। अपने कोई पेन लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। गुण संधि के नियमों की हम बात करें। मैंने आपका समय बचाने के लिए कोशिश की है, पहले कुछ पीपीटी टाइप में इनके उदाहरण ले लिए हैं, आपको समझाना है और आपका समय इससे कुछ बचेगा। देखिए ध्यान से, तो नियमों की हम बात करते हैं, सीधी वस्तुनिष्ठता के साथ चलेंगे। नियम क्या होगा, इधर अ या आ होगा। तीनों जगह देखिए, तीनों जगह समान परिस्थिति है, अ या आ इस साइड रहने वाला है, नहीं पूर्ववर्ण के स्थान पर जो है अ या आने वाला है। उसके बाद यदि ई या ई आता है पूर्ववर्ण के पश्चात, सामने यदि ई या ई आता है तो दोनों के स्थान पर क्या होने वाला है, ए होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से यदि अ या आ के सामने उ या उ आता है तो दोनों के स्थान पर जो है ओ हो जाएगा। मतलब दोनों के स्थान पर होने का तात्पर्य बता चुका हूं मैं आपको, इसे एकादेश कहा जाएगा। आगे हम बात करें, इसी प्रकार से अ या आ के सामने यदि री आ जाता है तो दोनों के स्थान पर जो है अर हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। जो उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तीनों ही, और महत्व उदाहरण मैंने लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बात और ध्यान रखिए, हमें संधि के नियम के साथ साथ शब्दों पर ध्यान देना है, शब्दों की वर्तनी पर ध्यान देना है। एक उदाहरण आपके सामने है, राका धन ईस। राका धन ईस को जोड़ा जाएगा। पहले हम इसका विश्लेषण करेंगे। राका में से क पे पीछे आ की मात्रा है, आ को हमने बाहर निकाल लिया, ये आ गया। ठीक, और इधर ईस में प्रथम ध्वनि जो है ई है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अ या आ के सामने ई या ई परस्पर आएंगे तो दोनों के स्थान पर जो है गुणादेश या गुण एकादेश हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। इन दोनों को हटा के आ गया, यहाँ पर ए आ गया। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर राग शब्द है, यहाँ पे स शब्द है और बीच में ए आ गया है। संयोग करना है महज हमको। संयोग आप समझ चुके हो, मात्राओं को जोड़ देना, शब्दों को सहज बिना परिवर्तन के जोड़ देना जो है वो संयोग कहलाता है। तो रा का रा, क में ए की मात्रा तो ए हो गया और हो गया श, तो बन गया शब्द राकेश। राका का मतलब होता है रात्रि और ईस का मतलब होता है स्वामी। रात्रि का जो स्वामी है वो राकेश है, यानी कि चंद्रमा का ये पर्याय है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली बात करते हैं प्राप्त और उदक। अगला नियम जो लग रहा है हमारा, अ या आ से परे उ या उ आ रहा है तो दोनों के स्थान पर सम्मिलित रूप से ओ हो जाने वाला है। एक शब्द है प्राप्त, अगला है उदक। प्राप्त की अंतिम ध्वनि अ है, उदक की प्रथम ध्वनि उ है, और दोनों के संयोग से निर्माण हो जाएगा ओ का। दक का दक, प्राप्त में हलंत निकाल के अ निकाल लिया था हमने, इसको यथावत लिख दिया। संयोग करेंगे केवल, प्राप्त शब्द वैसे आएगा। देखिए त के बाद में ओ की मात्रा है तो त पर ओ की मात्रा लगा दी जाती है, और दक को यथावत हमने लिख दिया, शब्द बन गया प्राप्तोदक। ये हमारी प्राचीन परंपरा से, हमारी आतिथ्य सत्कार की परंपरा से जुड़ा हुआ शब्द है ये प्राप्तोदक। हमारे यहाँ पहले कोई भी जो अतिथि आया करते थे तो पहले उन्हें जल सौंपा करते थे, जल का लोटा दिया करते थे, इसे अपने हाथ पैर धोया करते थे। और जिसको उदक प्राप्त हो गया है वो प्राप्तोदक है, या जल को जो प्राप्त हो गया है वो प्राप्तोदक है। प्राप्त यानी प्राप्त होना, उदक यानी जल से लिया जाता है। तो शब्द बन गया नया प्राप्तोदक। पूछा गया है ये प्रश्न कई बार एग्जाम में, तीनों में बता चुका हूं आपको, तीनों परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो शब्द बन गया प्राप्तोदक। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगले नियम की बात करते हैं। अ या आ से पर यदि री आ जाता है, री विसी आ जाता है तो दोनों के स्थान पर समवेत रूप से अर हो जाएगा, अर एक आदेश हो जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो अर आदेश हुआ है इसमें र पर हलंत लगा हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि ये हम नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमने दो शब्द लिए, एक शब्द लिया देव, दूसरा लिया है ऋण। देव शब्द को हमने निकाला तो पीछे अ की ध्वनि आ रही है, हमने अ को बाहर निकाल लिया, ये अ आ गया। और ऋण शब्द में प्रथम ध्वनि री आ रही है, हमने री को भी बाहर निकाल लिया, ये हो गया री। ऋण बच गया, यथावत लिख दिया। अ के सामने री आ जाता है, दोनों के स्थान पर एकादेश क्या होने वाला है, अर होने वाला है। तो दोनों के स्थान पर एकादेश हो गया, यहाँ पर ये अर हो गया। ऋण यथावत लिखा हुआ है, देव यथावत लिखा हुआ है। महज संयोग हमें करना है, ध्यान से देखिए। दे का दे लिख दिया, वो में अ की मात्रा जोड़ी, वो पूरा हो गया। और ध्यान से देखिए, अब रेप हमको लगाना है। रेप मतलब आधा वाला र। आधे वाले र की ये प्रकृति है कि जिसके ऊपर लगता है उसके पहले वो बोला जाता है। तो ये र जो है अपने बाद आने वाले न के ऊपर जाके लगेगा। ये रेप को लेकर के भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं शुद्ध शुद्ध में।
लोग जो है रेप को गलत जगह लगा देते हैं। ऐसे प्रश्न बताऊं किस तरह से प्रश्न पूछा गया रेप को लेकर के। जैसे हम बात करते हैं पुनर्जन्म की, तो आपसे प्रश्न पूछेगा पुनर्जन्म ऐसे लिख करके इसको यहाँ लगा दिया करता है। ऐसे रेप संबंधी जो भी प्रश्न शुद्ध अशुद्ध में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये र जो है वास्तव में वो लगना है ज के ऊपर, और ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। तो न के ज के पहले र को बोला जा रहा है, तो जिसके पहले बोला जाएगा उसके ऊपर लगाया जाएगा रेप को, र को, आधे र को। तो ये आधा र किसके ऊपर लगने वाला है? न के ऊपर लगने वाला है। शब्द बन जाएगा देवर्ण। तो ध्यान रखिएगा, रेप को लेकर प्रश्न पूछता है, ये गलत है और ये सही है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं शुद्ध अशुद्ध में, वर्तनी की शुद्धि में। तो 3 उदाहरण देख चुके हैं। देवर्ण, देव ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, कई प्रकार के ऋण माने गए हैं। मुख्यतः तो देव शब्द है देवता के लिए आया है। ऋण आप जानते ही हो, जिसने ऋण चुका दिया है, जिसने अपना ऋण उतार दिया है, उससे क्या कहा जाएगा? उसके लिए शब्द क्या होगा? तो उसके लिए शब्द होगा उऋण। क्या हुआ? उऋण। इसको पूछता है आपकी जो एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे उसमें पूछता है जिसने अपना ऋण उतार दिया है, वो कहलाएगा उऋण। क्या कहलाएगा? उऋण। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द हम कहें वन वर्ड में पूछा गया है। तो हम उदाहरण देख लिए, हमने 3 उदाहरण देखे हैं। एक अ या आ से परे ई आ जाए, अ या आ से परे उ आ जाए, अ या आ से परे री आ जाए। ये होगा तो अर आएगा, ये होगा तो ओ होगा, और ये होगा तो ए होगा। उदाहरण 3 हमने देखे हैं। एक राका धन ईश बना है राकेश, प्राप्त धन उदक से बना है प्राप्तोदक, और देवधन देवधन। ये हमने देखे नियम, कुछ और उदाहरण हम देखेंगे और प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, संधि विच्छेद की बात करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं अब किस प्रकार से हमसे पूछेगा संधि विच्छेद। देखो, प्रश्न की संभावनाएं जो हैं संधि को लेकर के कम और संधि विच्छेद को लेकर के ज्यादा है। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं संधि विच्छेद को लेकर के पूछे गए हैं। कुछ उदाहरण हमने लिए हैं, एक बार इनके संधि विच्छेद की बात करते हैं। संधि विच्छेद कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। एक शब्द है स्वेच्छा। एक बार पहले समझ लीजिएगा आप ध्यान से। अ या आ से परे ई का ए हो रहा है, यहाँ पे ओ हो रहा है, यहाँ पे अर हो रहा है। तो ये संभावनाएं पूरी पूरी है कि इन दोनों के स्थान पर ए हुआ है, तो जहां भी गुण संधि होगी इस ए की मात्रा पर कोई शब्द पूरा होगा। हम जानते हैं संधि हुई है तो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हुई है। अब जोड़ने के लिए हुई है तो यहाँ जब जोड़ा गया है तो ए की मात्रा वहां पर आई है। ए की मात्रा पर कोई 2 शब्द अलग अलग हो रहे होंगे। इसी प्रकार यहाँ ओ की मात्रा पर हो रहे होंगे। और इसका तो आप समझ गए कि ये र कहाँ जाने वाला है, ये र ऊपर जाने वाला है। तो इसको आप पहचान जाओगे, र ऊपर आ रहा है, वहीं पर कोई शब्द पूरा हो रहा है, तो वहां पर जो है गुण संधि होगी। अब देखते हैं हम। पहला शब्द है स्वेच्छा। अब देखिए मात्रा लगी हुई है एक ही, वो लगी हुई है व पर। अब इसके पहले हम देखें क्या शब्द पूरा होने वाला है, और इधर जो शब्द पूरा होने वाला है उसमें अ आएगा या आ आएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। मैंने कहा जहाँ एक ही मात्रा होगी वहां संभावना है गुण संधि हो सकती है। कब होगी? लेकिन वहां पर कोई शब्द पूरे हो रहे होंगे। यहाँ से व पर एक ही मात्रा लगी हुई है। अब इधर शब्द जो निकलने वाला है या तो स्व निकलेगा अ की मात्रा वाला, या स्व निकलेगा। अब हिंदी में शब्द जो आप जानते हो स्व यानी स्वयं के लिए आता है, स्वयं से संबंधित जो है, तो शब्द इधर निकलने वाला है स्व। क्या निकलने वाला है? स्व। यहीं पर हमारा शब्द ज्ञान जो है उसकी परीक्षा होगी। हमें पता होना चाहिए कि स्व शब्द है या स्व शब्द है। अब इधर जो आने वाला है उस पर ई की मात्रा लगने वाली है। ध्यान से देखिएगा, इधर तो हो गया स्व, इधर जो मात्रा आएगी वो ई की आएगी। अब वो या तो छोटी ई की आएगी या बड़ी ई की आएगी। अब शब्द निकलता है इच्छा। अब हमें पता होना चाहिए कि इच्छा में छोटी ई की मात्रा लगती है या बड़ी ई की लगती है। तो ध्यान रखिएगा, इच्छा में मात्रा लगती है छोटी ई की। शब्द क्या बन गया? स्वधन इच्छा से बना है स्वेच्छा। ये संधि विच्छेद हो गया इसका। अगली बात करते हैं ऋषिकेश। इनको ऋषिकेश के रूप में सीधा कहते हैं अक्सर उच्चारण लोग यही किया करते हैं, काफी निकट उच्चारण है। तो अब यहाँ पर क पर एक ही मात्रा लगी हुई है। कहीं पर लगी हुई है? क पर, यानी कि यहाँ तक शब्द एक पूरा होगा तो शब्द बनता है हृषिक। हृषिक में हृषिका या तो हृषिक बनेगा या हृषिका बनेगा। तो हृषिका नहीं, मूल शब्द क्या है? हृषिक है, हृषिक। ठीक। और बाद में शब्द आ रहा है केश। तो पे एक ही मात्रा लगा हुआ है, एक ही मात्रा लगी हुई, इसका मतलब इधर ई आने वाला है। ई में ईश शब्द आएगा। अब ईश में पता होना चाहिए मात्रा छोटी आएगी या बड़ी आएगी। तुम जानते हैं ईश में कौन सी मात्रा आने वाली है?
बड़ी ई की मात्रा आने वाली है। तो बन जाएगा ऋषिक धन ईश। इंद्रियों का स्वामी जो है ऋषिकेश कहा गया है। गुड़ाकेश। अब ये तो शब्द आपने शायद कम सुना होगा, असल में कम है लेकिन एग्जाम में पूछ लिया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है इसको। अब यहाँ भी एक ही मात्रा लगी हुई है, एक ही मात्रा भी। यहाँ पे शब्द क्या पूरा हो रहा है, शायद इस शब्द से आप परिचित न होंगे। यहाँ शब्द हो रहा है पूरा गुड़ाका। गुड़ाका मतलब निद्रा। तो एक शब्द होता है गुड़ाका, तो यहाँ से बनने वाला है गुड़ाका। नया शब्द है आपके लिए भी शायद ये गुड़ाका। ठीक। अब इधर वही क पे लगा हुआ है, क यहाँ आ गया, बचा है ईस। ईस में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा, ईस में वही बड़ी ई की मात्रा। जो निद्रा का स्वामी है या जिसने निद्रा को जीत लिया है वो गुड़ाकेश है। ये प्रायः शिव के लिए भी काम में लिया जाता है और अर्जुन के लिए भी सब काम में लिया करते हैं अक्सर। तो गुड़ाकेश सबका संधि छेद होगा, गुड़ा का धन ईस। अगला शब्द है महेंद्र। यहाँ भी एक ही मात्रा काय पे लग रही है, ह पे लग रही है, यानी कि यहाँ पर एक शब्द आएगा मह आएगा अथवा महा आएगा। अब समझ गए आप लोग कि मह नहीं है, मूल शब्द वास्तव में क्या है, यहाँ पे महा है। इधर तो हो गया महा। अब इधर ई की मात्रा वाला आएगा तो इंद्र आएगा। अब इंद्र में या तो छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की लगेगी। अब आप जानते हो कौन सी की लगनी चाहिए, तो आप परिचित हो कि इंद्र में जो है छोटी ई की मात्रा लगती है। शब्द बनता है महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने बताया शायद आपको जब दीर्घ संधि पढ़ाई थी, वहां पर शब्द बताया है महेंद्र भी शब्द होता है। दोनों देखिएगा ध्यान से। मही और इंद्र को जोड़ेंगे हम तो बन जाएगा महेंद्र। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर शब्द बनेगा महेंद्र। ठीक है। और महाधन इंद्र को यदि हम जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा महेंद्र। महेंद्र। ध्यान से देखिए, दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों शब्द की निर्मित अलग प्रकार से हुई है। यहाँ तो मही शब्द है, मही यानी भूमि का जो स्वामी है, भूमि का जो राजा है, मही और इंद्र। भूमि का जो राजा है वो महेंद्र है। यहाँ पर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? ई और ई मिलके क्या हो गए हैं, बड़ी ई हो गए हैं। यहाँ पे दीर्घ संधि है। अगला देखिए, महाधन इंद्र, यहाँ पे आ, यहाँ पे ई होके ए हुआ है। महेंद्र, बड़ा जो राजा है, महान जो राजा है वो है महेंद्र। तो यहाँ पर संधि हो गई गुण। तो ध्यान से देखिएगा, महेंद्र में दीर्घ संधि है लेकिन महेंद्र में गुण संधि है। दीर्घ संधि जहां होगी वहां पर बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा होगी। ठीक है। और जहां पर जो है एक ही मात्रा होगी, ये यहाँ पर ये गुण संधि का जो है लक्षण है। समझ गए होंगे। तो महाधन इंद्र होगा महेंद्र और महीधन इंद्र होगा महेंद्र। तो महेंद्र में दीर्घ संधि जबकि महेंद्र में गुण संधि है। अगला है देवऋषि। अब मैंने बताया था अक्सर यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये र आधा र आने वाला है। अब जिसके ऊपर आधा र आने वाला है उसके पहले कोई शब्द पूरा होगा, ये तय है यहाँ पे। तो यहाँ पर देव शब्द पूरा हो रहा है। क्या शब्द पूरा हो रहा है? देव शब्द पूरा हो रहा है। तो एक तरफ तो आ जाएगा देव शब्द। ठीक। और जिसके ऊपर र लगा हुआ है उसके पहले जो है री आने वाला है, तय है। इधर तो री आएगा। यहाँ में नहीं तय करना कि बड़ा वाला आएगा कि छोटा वाला आएगा। वो छोटा बड़ा चलता है, संस्कृत भाषा के प्रचलन में है। हिंदी में बड़े री का प्रचलन प्रायः नहीं है और आपसे प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे वहां पे। तो ये ध्यान रखिए, इधर तो हो गया देव और इधर तो तय है कि री आएगा। ऊपर र आ रहा है, इसके पहले री आने वाला है, तो ये ऋषि, ये सी यथावत आ जाएगा। इसका संधि छेद रहेगा देवधन ऋषि देवर्षि। अब आप लोग इसका संधि विच्छेद कीजिए, ध्यान से देखिए। 1 मिनट आपको देता हूं, आप संधि विच्छेद कीजिए, फिर आप इस पे अपनाते हैं। तो देखिए करते हैं संधि विच्छेद। समझ वैसे आपको आ रहा होगा लगभग क्या होगा। जहां समस्या आई वो हम देखेंगे, बात करेंगे। पहले बात करने वाले हैं महोत्सव की। संधि विच्छेद क्या होगा? ओ की मात्रा है तो ये वाला नियम लगभग लग रहा है। और ओ की मात्रा, यहाँ पर शब्द कौन सा पूरा होगा? या तो मह होगा या महा होगा। तो ये शब्द होने वाला है महा। ठीक है, महा। और इधर ऊ आने वाला है, उत्सव शब्द निकलने वाला है। मतलब उत्सव में कौन सी मात्रा लगेगी? छोटे ऊ की लगेगी। ठीक है। परोपकार, तो इधर तो पर शब्द आने वाला है। हालांकि शब्द परा भी होता है,
परा भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर यानी दूसरे का, दूसरे पर उपकार करना, इस दृष्टि से ये पर ही यहाँ पर आने वाला है। अब इधर शब्द आने वाला है उपकार, ओ की मात्रा इधर ऊ निकलेगा, तो परोपकार। उपकार में छोटा ऊ आता है या बड़ा ऊ आता है, ये हमारा ज्ञान तय करेगा। तो हम जानते हैं कि परोपकार में क्या आता है, छोटा ऊ आता है। यहाँ पर सो, ध्यान रखिए, सो 200 वाला सो नहीं है, 7 वाले के साथ स से जोड़ा गया है, स जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अब सो में प्रश्न इधर आने वाला है, या तो अ आएगा या आ आएगा, ओ की मात्रा लगी हुई है। अब या तो स शब्द आएगा या सा आएगा, तो ध्यान रखिएगा सा शब्द जो है उसमें संस्कृत में प्रचलित है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो स सहित के अर्थ में जो उपसर्ग काम में आता है वो स काम में लेते हैं हिंदी में। तो स, और इधर आने वाला है ऊ निकलने वाला है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, आप जानते हो ये शब्द आएगा उदाहरण। तो उदाहरण में कौन सी मात्रा लगती है, छोटे ऊ की। ठीक, इस तरह से तय करना है आपको। प्रश्न इसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, यही ट्रेंड है आजकल क्वेश्चन का। आपको प्रश्न में जो है आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है वर्तनी की दृष्टि से। अगला शब्द है उपेक्षा। यहाँ पर एक ही मात्रा लगी हुई है, एक ही मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब इधर तो अ या आ आएगा, इधर ई या ई आएगा। तो शब्द पूरा हो रहा है, यहाँ पे उपशब्द है, उपा नहीं है, ठीक है, उपशब्द हो गया। अब यहाँ पर ई आने वाला है, इक्सा बनेगा। अब इक्सा में छोटी की मात्रा लगती है या बड़ी की लगती है, हम जानते हैं कि इक्सा में तो बड़ी ई की मात्रा लगती है। इक्सा का मतलब दृष्टि से लिया जाता है। जिस प्रकार से उपेक्षा बना है उसी प्रकार से अपेक्षा, अपधन इक्सा से अपेक्षा बन जाएगा। अगला शब्द हमारे सामने है विस्मृतु। देखिए ऊपर जब र चढ़ा हुआ है तो ये वाला उदाहरण होगा। ऊपर जो र चढ़ा हुआ है इसके पहले कोई शब्द पूरा हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये र चढ़ा हुआ था सी के ऊपर, तो सी के पहले देव शब्द पूरा हो रहा था। यहाँ पर तू के ऊपर चढ़ा हुआ है र, यानी इससे पहले ग्रीष्म शब्द पूरा हो रहा है। हम जानते हैं ग्रीष्मा तो होता ही नहीं, ग्रीष्म ही होता है, तो ये हो जाएगा ग्रीष्म, ठीक है। और जिसके ऊपर र लगा हुआ है, रेप लगा हुआ है, उसके पहले री आने वाला है। जैसे यहाँ पर सी के ऊपर र लगा हुआ था, उसके पहले री आ गया। यहाँ तू के ऊपर र लगा हुआ है, उसके पहले री आएगा, तो ये ऋतु। और हम जानते हैं ऋतु भी अपने आप में पूर्ण शब्द है, तो ये हो जाएगा संधि विच्छेद। इस प्रकार से आपसे संधि विच्छेद पूछे जाएंगे। नवीन शब्द पढ़ते रहिए पुस्तकों में, जहां भी आपको इसके उदाहरण मिले देखते रहिए, संधि विच्छेद करके देखिए, कोई समस्या हो तो हमसे पूछिए। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हमको याद रखना है कि इच्छा में कौन सी मात्रा है, ईश में कौन सी है, गुड़ाका में गुड़ाक होता है, गुड़ाका होता है, यहाँ प्रश्न पूछता है। एक शब्द मैं बताता हूँ जो पूछा गया एग्जाम में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक शब्द है जलोर्मी। क्या शब्द है, जलोर्मी। अब हमें पता है कि यहाँ आप सोच रहे हो कि ये ऊपर र भी आ रहा है, यहाँ पर ओ भी आ रहा है, ठीक है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो दोनों ही आ रहे हैं, ये वाला भी दिख रहा है और ये वाला भी दिख रहा है, लेकिन हमें तय करना है कि वास्तव में शब्द कहाँ पूरा हो रहा है। जलो तो शब्द है नहीं, हिंदी में शब्द क्या है, मूलतः जल है, तो हम यहाँ इसका संधि विच्छेद करेंगे, न कि वहां पर। तो इधर तो शब्द आ जाएगा जल। अब चूंकि ओ की मात्रा लग रही है तो उधर शब्द आने वाला है ऊ, यानी उर्मी शब्द निकलेगा उधर। अब उर्मी शब्द में मात्रा कौन सी लगती है, ये हमें तय करना है। इसको पूछा गया है पटवारी वाले एग्जाम में, और पीछे वाले काफी एग्जाम में उर्मी शब्द को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं, संधि में पूछे गए हैं, और जो है समास वगैरह में और शुद्ध में प्रश्न पूछे गए हैं। अब उर्मी शब्द आएगा तो अब उर्मी में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी या बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, हम तय करेंगे। तो ध्यान रखिएगा उर्मी में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। तो जलोर्मी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा जलधन उर्मी। ऐसे आपको संधि विच्छेद करने हैं, संधि भी करके देखनी है। नवीन नए नए शब्द बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं पुस्तकों में। आप जो भी पुस्तक पढ़ो हिंदी भाषा की, उसमें आपको जहां भी उदाहरण मिले, जो संधि आप पढ़ चुके हो, दीर्घ और गुण नए शब्द ढूंढिए, संधि विच्छेद कीजिए, संधि कीजिए और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कीजिए। तो स्वेच्छा का संधि विच्छेद होगा स्वधन इच्छा, अपनी इच्छा। ऋषिक इंद्रियों का स्वामी जो ऋषिकेश कहते हैं उसको, ऋषिक धन ईश इंद्रियों का जो स्वामी है वो ऋषिकेश है। गुड़ाकेश, गुड़ा का धन ईश जो निद्रा का स्वामी है वो गुड़ाकेश है। महाधन जो महान राजा है वो है महेंद्र। देवधन जिससे बनेगा देवर्षि, देवर्षि नारद के लिए काम में आता है। महोत्सव, महाधन उत्सव से बना है महोत्सव। परधन उपकार से बना है परोपकार। सधन उदाहरण से बना है सोदाहरण। एक प्रश्न बताता हूं मैं आपको शब्द को लेकर के, दीर्घ संधि संबंधी उदाहरण है। एक शब्द है सधन अवधान, सधन
अवधान। यहां पर अ की ध्वनि है, यहां अ की ध्वनि है, दीर्घ संधि होगी, यहां पर शब्द बनने वाला है सावधान। क्या बनेगा? सावधान। तो आपसे पूछ ले कि सावधान का संधि विच्छेद होगा तो सधन अवधान बनेगा, और सावधान शब्द जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? इसमें दीर्घ संधि है। तो बात की हमने संधि विच्छेद की, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके अपवाद की। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं कौन से सब अपवाद जो है अक्सर गुण संधि में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपवादों की। आजकल अपवादों से प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं, तो हमें विशेष ध्यान देना है। हमारा प्रश्न 100% सही होना चाहिए संधि का। आप जो भी परीक्षा दे रहे हो, संधि का प्रकरण वहां पर है, तो अपने आप में स्कोरिंग प्रकरण है ये, आप अच्छे नंबर बढ़ा सकते हो उसमें अपने ढंग से पढ़ोगे तो। तो चलिए बात करते हैं अपवादों की। गुण संधि के अपवाद आपसे किस प्रकार के पूछे जाएंगे, कुछ निश्चित उदाहरण है, वही पढ़ने हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देना, उन्हीं को रट लेना। प्रश्न वहीं से आएगा यदि अपवादों में से आता है तो। अपवाद की बात करते हैं। एक शब्द है उपधन दिष्टा। उपधन दिष्टा, ठीक है। एक शब्द है स्वधन इरिणी। स्वधन इरिणी। एक शब्द है प्रधन ऊढ़। और एक शब्द है अक्षधन उहिणी। दिख रहा नहीं? दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है? चलिए, अक्षधन उहिणी। उहिणी है, बाद में न करना हो जाता है। ध्यान से देखिए, अपवाद पूछे जाएंगे। उपधन दिष्टा, स्वधन इरिणी, प्रधन ऊढ़ और अक्षधन उहिणी। उप में ध्यान से देखिए, इधर आता है अ, और यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ पर ई नहीं आ रहा है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं ई आ रहा है, ई नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए, मात्रा दिख रही है आपको। मूल शब्द, मूल जो वर्ण यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है द। ये तो आया अ और ये आया द, ठीक। फिर एक शब्द यहाँ जो बनता है इससे, वो बनता है उपदेष्टा। क्या बनता है? उपदेष्टा बनता है। इससे स्वेरिणी बनता है। इससे प्रौढ़ बनता है। इससे अक्षौहिणी बनता है। यहाँ पे न भी पूछ लेता है, न भी पूछ सकता है। अक्षधन उहिणी है, उहिणी दोनों से प्रश्न पूछा गया है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर तो अ है और यहाँ पर द है, फिर भी गुणादेश कर दिया गया है। दो बातें बताई थी मैंने आपको कि या तो नियम को अनुकूल परिस्थितियां होंगी फिर भी नियम नहीं लगाया जाएगा, या परिस्थिति नहीं होगी फिर भी नियम लगा दिया जाएगा। तो वहां पर जो होगी वो अपवाद के अंतर्गत आएंगे। उप में अंतिम ध्वनि अ, दिष्टा में प्रथम ध्वनि द। ई नहीं है, फिर बता रहा हूं मैं आपको। दिष्टा द पहले है और ई बाद में। लग भौतिक रूप से आपको पहले दिख रहा होगी मात्रा, लेकिन उच्चारण इसका जो है द के बाद होने वाला है। तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर द है। संधि के लिए क्या होना चाहिए था? अ या आ के बाद ई या ई होना चाहिए था, फिर भी यहाँ पर ए गुणादेश कर दिया गया है। तो ये जो गुणादेश हुआ है ये अपवाद स्वरूप हुआ है, इसलिए ये अपवाद है। उपधन दिष्टा उपदेष्टा बन जाता है। हाँ, आपसे संधि विच्छेद जो पूछे, उपदेष्टा का सही संधि विच्छेद होगा तो आपको लगाना यही है, उपधन दिष्टा। आगे देखिए ध्यान से, स्वधन इरिणी। स्व यानी अपनी इच्छा से, इरिणी यानी गमन करने वाली। नदी के लिए भी आता है, वेश्या के लिए भी काम में आता है। अब यहाँ पर अ है, ध्यान से देखिए। अंतिम ध्वनि स्व शब्द की जो है वो है अ, और इरिणी की प्रथम ध्वनि जो है वो है बड़ी ई।
अ और ई मिलके क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक मात्रा लगनी चाहिए, स्वेरिणी ये वाला बनना चाहिए एक मात्रा वाला, लेकिन अपवाद से ये दो मात्रा वाला बनता है, वृद्धि आदेश होता है। गुणादेश की जगह वृद्धि आदेश गलती से अपवाद से होता है, इसलिए ये अपवाद है, स्वधन ऋणी से स्वेरिणी बनता है। आगे देखिए, इसी प्रकार से प्रधन ऊड, प्र में अंतिम ध्वनि अ, ऊड में प्रथम ध्वनि ऊ, दोनों का संयोग करेंगे तो अ के सामने ऊ आएगा तो ओ बनना चाहिए, यानी कि ये वाला बनना चाहिए, ठीक, प्रौढ़ ये वाला बनना चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप ये भी वृद्धि आदेश होता है तो प्रौढ़ ये बनता है, बनना चाहिए नियमानुकूल तो ओ, लेकिन हो गया औ, इसलिए ये अपवाद है। अक्षदन ओहिणी, ये जो शब्द है अक्षोहिणी, ये सेना के लिए आया है, और प्राय इसका जो उदाहरण है वो हमें भगवत गीता या कहीं महाभारत में ही मिलता है। अब ध्यान से देखिए, दो शब्द हैं, एक है अक्ष, एक है उहिनी। तो यहाँ पर ये अध्वनि है और यहाँ पर भी उ ध्वनि है। उ बड़ा है, हालांकि ध्यान रखना, संधि विच्छेद पूछ सकता है इसका। तो अक्षदन उहिनी, तो ये अ के बाद में उ है, दोनों के स्थान पर ये ओ होना चाहिए था, ऐसा बनना चाहिए था। अ और उ मिलके क्या बनेंगे, ओ, लेकिन ये वृद्धि आदेश यहाँ भी हो जाता है अपवाद स्वरूप। तो ये उदाहरण जो हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। गुण संधि के अपवाद कौन कौन से हैं, उपदेष्टा का सही संधि विच्छेद होगा, उपधन दिष्टा। प्रश्न कैसे पूछेगा, तरीका वही है जो मैंने कल बताया था आपको। जब भी प्रश्न पूछेगा अपवादों को तो वैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि के नियमों का सही पालन नहीं हुआ है, कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, या संधि के नियम जो हैं उसके अनुकूल शब्द कौन सा नहीं बना है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। हमने बात की आज गुण संधि की, और हम कल बात करेंगे गुण संधि के बाद पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि, जो संधि आपको पढ़ा चुका हूँ। ध्यान रखिएगा, भाषा में हमें निपुणता लानी है तो उसे व्यवहार में लाना होगा। केवल ऐसा नहीं है कि जब संधि क्लास चलेगी तभी हम संधि पढ़ेंगे, नहीं। जब भी आप भाषा का अध्ययन कर रहे हो, भाषा पढ़ रहे हो, हिंदी भाषा जहाँ भी पढ़ रहे हो, जो भी विषय पढ़ रहे हो आपको उसको जीना है साथ के साथ, और आपको तय करना है साथ के साथ कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से किस प्रकार से शब्द यहाँ पर आए हैं, उनको पहचान आपको करनी है। जो शब्द आप पढ़ रहे हो, चाहे आप विज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे आप सामाजिक पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन भाषा यदि आपकी हिंदी और देवनागरी लिपि है तो वहाँ शब्दों को आपको ढूंढना है कि दृढ़ संधि का क्या है, इसमें गुण संधि का क्या है। इस प्रकार से व्यवहार में आप लाओगे, पढ़ना बंद करोगे और जीना शुरू करोगे भाषा को, तो आपको अच्छी निपुणता हासिल होगी। आप जो है सिद्धहस्त होंगे, कुशल होंगे, निपुण होंगे। तो फिर मैं कहता हूँ आपसे, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, निरंतर अध्ययनशील बने रहिए।